बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अपने 10th क्लास की केमिस्ट्री का लेसन जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम इससे इम्पॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे। तो ये याद रखना डियर स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने जो उठाया है वो क्वेश्चन है हमारा, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड विच विल नॉट। यानी हमारे पास क्वेश्चन है, दो मेटल्स के नाम बताने हमने जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, और दो मेटल्स के नाम बताने हैं हमने जो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस नहीं करता है। तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर ऐसे आएगा, मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन्स डिस्प्लेस इट फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। कि जो भी मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से या किसी भी एसिड से वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और जो मेटल्स जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी हाइड्रोजन से, तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो जहाँ हमारे पास इसका आंसर आएगा द एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम। यानी बच्चों ये याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किसकी बनिस्बत, हाइड्रोजन से। तो ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा किससे, डाइल्यूट एसिड से। और मेटल्स दैट आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन्स डू नॉट डिस्प्लेस इट। कि जो मेटल्स कम रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से, तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है। तो ये इसका आंसर है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ, हाउ आर मेटल्स अरेंज्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज। कि मेटल को रिएक्टिविटी सीरीज में हम कैसे रिप्लेस करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़। अब इनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़ है, यानी सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है हमारे पास हमेशा याद रखना है वो है पोटेशियम, उससे कम है सोडियम, उससे कम है कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। और लेड जो है, यानी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। तो बाकी जो है इसके बाद राइट साइड में हाइड्रोजन के, जैसे कि कॉपर है, हमारे पास मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी रिएक्टिविटी कम है किससे, हाइड्रोजन से। बाकी लेफ़्ट साइड वाले यानी KNa, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं यानी जो मेटल्स हैं, ये रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन्स को। बाकी जैसे हमारे पास कॉपर है, हमारे पास मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और देखने की कोशिश करते हैं हम। हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर आयनिक्स कंपाउंड, गिव देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं और इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ चार्जड ions with opposite charges. These ionics compound are generally solid with high melting points and conduct electrical current. Ionics compounds are generally formed from the metals and non-metal elements. Ionic compound, molecules that consist of charged ions with opposite charges. These ionics compounds are generally solid with high melting point and conduct electrical current. Ionic compounds are generally formed from metals and non-metals elements. फॉर एग्जांपल है, सपोज हमारे पास सोडियम है,
तो सोडियम में इसके जो आयन्स है, यानी सोडियम, इसका प्लस साइन है, प्लस ई फॉर इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है पहले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके एटॉमिक नंबर जो है ये 11 है, यानी इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो इसी तरह हमारे पास क्लोरीन जो है, सोडियम्स मेटल है और क्लोरीन्स नॉन मेटल है। तो क्लोरीन्स का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कैसे बनेगी? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन्स को स्टेबल होने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो सिंपल सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए आसान है, तो इसलिए क्लोरीन्स 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? सोडियम से लेगा, और ये क्या बन जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा, यानी ऑक्टेट इसको बन जाएगा थर्ड। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी 288, यानी क्लोराइड्स आयन्स बन गया। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे? यानी सोडियम ये क्या करता है? ये लूज़ करता है, और क्लोरीन्स ये गेन करता है, तो बन गया क्या? सोडियम क्लोराइड्स। तो ये क्या है जी? ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर, आयनिक कंपाउंड आर हार्ड। पहली बात, आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका MP और BP हाई होता है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस इन मोल्टन स्टेट। तो ये इसकी क्या हमारे पास आ गई जी? ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर। मिनरल्स और ओर में हमने फ़र्क बताना है। मिनरल्स क्या होते हैं? द कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट दैट ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कंपाउंड किसके? एलिमेंट्स का कंपाउंड जो कुदरती तौर पर अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, उसको हम मिनरल्स कहते हैं। और कहते हैं द मिनरल फ्रॉम विच एन एलिमेंट्स कैन बी प्रोफिटेबली एंड कन्वेंशनली एक्सट्रैक्टेड। यानी कच्ची धात, यानी वो मिनरल जिससे हम कोई एलिमेंट्स हासिल करते हैं, उसको और कहा जाता है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है डिफाइंस गेग्स एंड इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। गेग्स क्या होते हैं? द अर्थली इम्प्योरिटीज दैट इज फाउंड विद ओर्स। यानी ओर के साथ, कच्ची धात के साथ जो इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको हम गेग्स कहते हैं। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अर्थी इम्प्योरिटीज लाइक क्लेज, सैंड एक्स्ट्रा फ्रॉम एन ओर इज कॉल्ड इनरिचमेंट और कंसंट्रेशंस ऑफ द ओर। यानी जो इम्प्योरिटीज ओर के साथ मिली हुई होती हैं, जैसे कि क्ले होता है, सैंड होता है, उसी को हम इनरिचमेंट या कंसंट्रेशंस ऑफ द ओर कहते हैं। तो एक और क्वेश्चन में आपको यहाँ छोड़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को हमने डिफाइन करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यानी सबसे बेहतरीन जो मेथड्स होता है मेटल को रिफाइन करने का, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है। इन दिस मेथड्स द impure metal is taken as anode and pure metal is taken as cathode, and the electrolytes used is aqueous salt solutions of the metals. Refining of metals क्या है? Most important method of refining of metal is electrolytics refining. In this method, the impure metal is taken as anode and pure metal is taken as cathode, and the electrolyte used is aqueous salt solutions in the metals. तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन ये थे। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास हम यहाँ उठाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेटल की किस तरह की जाती है?
In electrolytics refining, the impure metal is taken as anode and the pure metal is taken as cathode. The two rods are dipped in aqueous salt solutions of the same metal and electricity is passed. Impure metal from anodes is dissolved into the solutions and equivalent amount of pure metals from the electrolyte is deposited at the cathode. यानी ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। यानी हम एक बहुत बड़ा बीकर लेते हैं, बीकर में हम एक्वस सॉल्यूशंस डालते हैं और इसमें दो रॉड रखते हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल्स देते हैं, एक को पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है और इनके साथ हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल पर होता है वो हमारे पास इम्प्योर्स, सपोज हमने इम्प्योर्स कॉपर्स एनोड रख दिया और नेगेटिव टर्मिनल्स पर हमने कनेक्ट कर दिया प्योर्स कॉपर्स एज कैथोड, तो क्या होगा, ये इम्प्योर्स इसमें ये डिस्प्लेस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये रॉड, इस तरह से हम इसको क्या कर सकेंगे, यानी हम इसको रिफाइंस मेटल को कर पाएंगे। तो ये डायग्राम भी आपको फिर मैं एक बार बताता हूँ। यानी ये हमारी डायग्राम है। हमने इस क्या लिया जी, हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन डाला और इसमें हमने दो रॉड रखे। एक रॉड में पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने इम्प्योर कॉपर्स एज एनोड काम किया और नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया प्योर मेटल है जो कैथोड का काम करता है। और इसमें जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इसमें हमने वो इम्प्योरिटीज़ वगैरह डाल दी और डाल दी। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, यानी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिफाइनिंग्स कॉपर का हो जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, होप कि आप इनको अच्छी तरह देखेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह ब्लेस यू, गुड बाय।